दोस्तों, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लेबनान के बॉर्डर पर तो घमासान युद्ध छिड़ चुका है। इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है और उधर से पलटकर हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह ने कल बहुत खतरनाक हमले किए हैं और बहुत बड़ा नुकसान भी इजराइल को हुआ है, लेकिन इजरायली मीडिया ज़्यादा खबरें बाहर नहीं आने दे रहा है। लोकल वहाँ की जो मीडिया है उसने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं। बुरी तरीके से आग लगी हुई है जो इजरायली यहूदियों की बस्तियां हैं सफ़ेद के अंदर। उन बस्तियों पर हिजबुल्लाह ने इतने रॉकेट दागे हैं कि पूरी की पूरी बस्तियां जलकर राख हो गई हैं। साथ ही साथ खबर एक ये भी आ रही है कि आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को रोकने की कोशिश की। आयरन डोम भी मिसाइलें छोड़ता है बाहर से आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए और ड्रोन अटैक को रोकने के लिए या फिर रॉकेट को रोकने के लिए। तो आयरन डोम ने जो मिसाइलें छोड़ी थी उसमें से एक मिसाइल डेयरी फार्म पर जाकर गिरी जिसमें 24 गायों की मौत हो गई। हमारे यहाँ का मीडिया दिखा रहा है कि हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट अटैक किया था उसकी वजह से एक डेयरी फार्म पूरी तरह से तबाह हो गया, 24 गायों की मौत हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल ने आयरन डोम के जरिए जो मिसाइल छोड़ी थी उस रॉकेट अटैक को रोकने के लिए इजराइल के आयरन डोम की मिसाइल कथित तौर पर वहां पर जाकर गिरी है, जिस वजह से 24 गायों की मौत हुई है और डेयरी फार्म पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच देर रात आज इराक की तरफ से एक बड़ा ड्रोन अटैक इजराइल की तरफ किया गया है। इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस ने पहली बार अरफाद ड्रोन का एक बड़ा झुंड कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ भेजा। जॉर्डन घाटी में जाकर उसने हिट भी किया। यह पहली बार है जब इराक की तरफ से इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस की तरफ से इतना बड़ा ड्रोन अटैक किया गया हो। हालांकि बहुत सारे ड्रोन को मार गिराया। जॉर्डन की सेना भी आ गई और भी कुछ सेनाएं वहां पर मौजूद है, उन्होंने इराक की तरफ से छोड़े गए ड्रोन को मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन ने जाकर वहां पर हिट किया है। लेकिन पहली बार इतना बड़ा हमला इराक की तरफ से किया गया। तो हिजबुल्लाह, यमन और हमास के बाद अब इराक की तरफ से भी इस तरह से इजराइल के ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। फिलहाल सीरिया के अंदर जो अमेरिका का बेस बना हुआ है वहां पर भी रात कुछ हमले हुए हैं, धमाकों की आवाजें आई हैं। अब ये धमाके किसकी तरफ से किए गए हैं ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन कुछ हताहतों की खबर आ रही है। अमेरिका के सैनिक भी वहां पर मौजूद थे, इजराइल के सैनिक भी थे, तो कुछ लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, घायल होने की खबर है। जाहिर सी बात है ये हमला इस्लामिक रेसिस्टेंस ने ही किया होगा, क्योंकि सीरिया और इराक के अंदर अमेरिका के बेस को कई बार पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। फिलहाल एक बात तो तय है, अमेरिका और इजराइल बहुत कुछ कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन अमेरिका और इजराइल के नाक में दम ये सभी संगठन किए हुए हैं। पूरा साथ इनको ईरान का मिल रहा है। ईरान की बात चली है तो ये खबर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ईरान ने अपने देश के अंदर 6 प्रांत में छापेमारी की, जिसमें 12 मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। इजराइल की मोसाद एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है कि अगर किसी देश के खिलाफ है वो, तो उसी देश के लोगों को वो हायर कर लेती है लालच देकर। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। पैसे का लालच देते हैं ये लोग, या हुस्न के जाल में फंसाकर अपने कब्जे में कर लेते हैं। ईरान के अंदर, तुर्की के अंदर हाल ही में बहुत सारे मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं, और ये सारे के सारे जो एजेंट हैं वो यहूदी नहीं हैं, बल्कि उन्हीं देशों के लोग हैं। लेबनान के अंदर भी कुछ लोग पकड़े गए थे, वो लेबनान के ही लोग थे जो पैसा लेकर खुफिया जानकारी मोसाद को पहुंचा रहे थे। ईरान के एक अधिकारी ने वैसे मांग की है, इब्राहिम रईसी की जो मौत हुई है वो कोई हादसा नहीं है। हमारी खुफिया एजेंसियों को इस बात की भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि इब्राहिम रईसी भी पेजर इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये भी कहा उन्होंने कि इब्राहिम रईसी जो पेजर इस्तेमाल करते थे वो हिजबुल्लाह वाला पेजर नहीं था, लेकिन हिजबुल्लाह को जो पेजर दिलवाए थे उसमें इब्राहिम रईसी का भी बहुत बड़ा हाथ था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पेजर प्रोवाइड कराने में ईरान का भी उस वक्त काफी हाथ रहा है। तो हो सकता है कि इब्राहिम रईसी की मौत भी एक पेजर ब्लास्ट की वजह से हुई हो। इसकी हमारी खुफिया एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। वैसे एक बात कहूं, देखिए ईरान सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन इब्राहिम रईसी की मौत का भी सही से खुलासा ईरान की तरफ से नहीं किया गया, कोई जांच ठीक से नहीं की गई, और इस्माइल हानिया की मौत को लेकर अभी भी कोई पूरी जानकारी ईरान की तरफ से नहीं दी गई है। इस्माइल हानिया की मौत तेहरान के अंदर होटल में किस तरह से हुई थी अभी तक ईरान नहीं बता पाया है। बाहर से कोई मिसाइल आई थी या पहले से ही इस्माइल हानिया के रूम में कोई बॉम्ब फिट कर दिया गया था, अभी भी
पता नहीं चल पाया है। लेबनान की सरकार भी अब खुलकर इजराइल के साथ युद्ध में आ चुकी है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती कहते हैं कि हम इजराइल के साथ युद्ध में हैं और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। हिजबुल्लाह तो लड़ ही रहा था, लेकिन लेबनान की सरकार थोड़ा सा पीछे हटती थी। लेबनान के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर दबाव बनाया जाता था, लेकिन जब से ये जो पेजर अटैक हुआ है तब से लेबनान की सरकार ने भी हिजबुल्लाह को पूरी आज़ादी दे दी है और ये भी कह दिया है कि अब हम भी युद्ध में हैं। कल शाम हिजबुल्लाह की तरफ से एक टैंक रोधी मिसाइल छोड़ी गई। वो मिसाइल इजरायली सैनिकों के टैंक पर जाकर लगी, हिट किया उसने, इसमें 5 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। ये जो घायल होते हैं ना, ये ऐसे घायल होते हैं कि घायल होने की इनकी खबर आ जाती है, घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें से बहुत सारे सैनिकों की मौत भी हो जाती है। कुछ सैनिक अपाहिज हो जाते हैं, लेकिन जब घायल होते हैं वो खबर आ जाती है। मरने की और अपाहिज होने की खबरें इजरायली मीडिया की तरफ से नहीं बताई जाती हैं। इजराइल ने कल दीर अल-बला और खान यूनिस में बहुत सारे हमले किए। उन हमलों की वजह से जो इंटरनेट की सेवा है वहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। फ़िलिस्तीनी दूरसंचार कंपनी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि इन दोनों इलाकों में इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो चुका है। इंटरनेट की बात चली है तो आपको यमन की भी खबर बता देता हूँ। स्टारलिंक कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है यमन के अंदर, लेकिन यमन के हुतीस चाहते हैं कि स्टारलिंक कंपनी यहाँ पर किसी तरह का कोई इंटरनेट ना दे सैटेलाइट के जरिए, क्योंकि उनको खतरा लग रहा है। इसलिए हुतीस ने, यमन की सरकार ने एलन मस्क के स्टारलिंक कंपनी के इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर पहली बार इजराइल की सरकार ने इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय में यरूशलेम में, जो कब्जे वाला यरूशलेम है, जो यहूदी वहां पर रहते हैं, उनसे कहा है कि आप ब्लड डोनेट करें, रक्तदान करें। इस जंग के दौरान पहली बार इस तरह का आदेश दिया गया है इजराइल की सरकार की तरफ से कि हमारे लोगों को खून की ज़रूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने किस तरह से कहर बरपाया है। भले ही इजराइल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक, लेकिन हिजबुल्लाह भी बड़े हमले लगातार किए जा रहा है। बस यही दिक्कत है। काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि फराज भाई, क्या इन लोगों के पास हवाई हमले करने के लिए लड़ाकू विमान नहीं है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हिजबुल्लाह हुआ, हमास हुआ या फिर हुतीस हुए, इनके पास उस लेवल के लड़ाकू विमान नहीं हैं जो इजराइल के अंदर घुसकर हमला कर दे। ये लोग वहीं से रॉकेट और मिसाइलें छोड़कर हमले करते हैं। हिजबुल्लाह के उप महासचिव शेख नईम कासिम ने कहा है कि हमारे ऊपर इतने सारे हमले हुए हैं हाल ही में, लेकिन आपको हम बता दें कि हम बहुत मजबूत होकर लौटे हैं और ये मैदान इसका गवाह बनेगा और लेबनानी समर्थन मोर्चा जारी रहेगा, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक गाजा युद्ध बंद नहीं हो जाता। देखिए, पूरी दुनिया रो रही है कि हिजबुल्लाह उधर हमले कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हिजबुल्लाह की, हुतीस की, सबकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि गाजा युद्ध खत्म कर दो, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, हम फिर आपसे जंग नहीं लड़ेंगे। उनको कोई नहीं समझा रहा है। नेतन्याहू लगातार धमकियां दे रहा है। एक बार फिर से इसने कहा है, अगर हिजबुल्लाह ने हमारे मैसेज को नहीं समझा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो हमारा मैसेज जरूर समझेंगे। ये बहुत बड़ी धमकी दे रहा है हिजबुल्लाह को कि हम आपको मैसेज दे रहे हैं छोटे छोटे हमले करके, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं समझे तो फिर हम एक बड़ा मैसेज देंगे आपको। भाई, मुझे इस बात का डर है कि ये बंदा जाते जाते कहीं दुनिया में परमाणु जंग शुरू ना कर जाए। डर इसी बात का है। ये और जो बाइडन भी रिटायर ही होने वाले हैं। बचा क्या है, आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जाते जाते कहीं ये कुछ ऐसा ना कर जाए कि दुनिया बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।